Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, you know that we have been discussing the very important chapter of accounting, that is the journal. और जर्नल पे हमारा ये आज लास्ट लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम कुछ खास जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दोज जर्नल एंट्रीज विल बी रिलेटेड टू दीज फोर सिचुएशंस. तो पहली सिचुएशन से हम स्टार्ट करेंगे. तो पहली सिचुएशन जो है दैट इज द एक्सपेंस ऑन परचेज और सेल ऑफ गुड्स. एक्सपेंसेस ऑन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, यानी जो हम चीजें खरीदते हैं और या बेचते हैं, चीज की खरीदारी पर या चीज की बिक्री पर ऊपर से अगर कोई खर्चा लगेगा तो उस खर्चे का हमें क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, व्हाट इज द रूल फॉर दैट एक्सपेंस. तो हियर द फोकस इज नॉट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, हियर इज द फोकस ऑन एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स. तो इसके लिए पहले आप रूल याद रखेंगे दैट इज द expenses on purchase और sale of goods are shown separately. Are shown here का मतलब है are recorded separately. यानी आपको एक तो जो आपने परचेज ऑफ गुड्स किया है उसको भी रिकॉर्ड करना है और साथ साथ जो उस पर खर्चा लगा है उस खर्चे को भी आपने अलग से रिकॉर्ड करना है. तो मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखी इसके बारे में, दैट इज दी परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000, कैरेज पेड ₹500. तो आपने परचेज ऑफ गुड्स हमने किया है 20,000 का और फिर हमने किराया यानी चीज की फिर हमने अपने बिजनेस में लाने के लिए ऊपर से किराया लग गया हमें ₹500. तो एक तो ये है परचेज ऑफ गुड्स 20,000, इट इज एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी चीज की खरीदारी पर ऊपर से खर्चा लग गया ₹500. दिस कैन बी कैरेज, दिस कैन बी लोडिंग चार्जेस, दिस कैन बी समटाइम्स अनलोडिंग चार्जेस, दिस कैन बी ऑक्ट्राई, दिस कैन बी देयर कैन बी सो मेनी एक्सपेंसेस व्हिच वी कैन एडिशनली इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स. तो परचेज ऑफ गुड्स है 20,000 और किराया लगा है ₹500. तो अब रूल क्या है? रूल कहता है कि एक तो आपने परचेज ऑफ गुड्स भी रिकॉर्ड करना है और फिर ये एक्सपेंस जो है आर शोन सेपरेटली, इसको अलग से रिकॉर्ड करना है. तो लेट अस आइडेंटिफाई द टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन. एक तो इसमें परचेज तो आप देख ही सकते हो, इसमें परचेजेस हैं बिकॉज परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परचेजेस. नेक्स्ट वन इसमें है कैरेज, कैरेज यानी किराया इसमें है. एंड द थर्ड वन ऑफ इन दिस जर्नल एंट्री इज दैट इज द कैश, क्योंकि ये सब कुछ जो है 20,000 और दिस 500 इट हैज बीन पेड इन कैश. तो तीसरा जो आइटम इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दैट इज कैश. द आइटम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन आर 3 बट द एस्पेक्ट्स आर ओनली 2. Items may be 4, items may be 5, but the aspects will not be 4 or 5. Aspects are only 2. That is the debit aspect and the credit aspect. So let us understand from these 3 items what are the debit and what is the credit aspect. Let us try to understand it. First one is purchases. क्योंकि हमने purchase of goods किया है तो purchases हुआ है. Purchases हुआ है, purchase जो है ये expense है. परचेजेस को हम परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस हम कहते हैं और एक्सपेंस जो है इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है और नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस. इसका मतलब जो परचेज है ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा बिकॉज द फॉर्मूला इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और परचेज की ऊपर से किराया लग गया ₹500, तो ये ₹500 भी एक्सपेंस है. एक्सपेंस फिर से नॉमिनल अकाउंट है तो फिर से फॉर्मूला की डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो ये कैरेज भी एक्सपेंस ही है तो इसका मतलब ये भी डेबिट हो जाएगा. और परचेज कितना डेबिट होगा? परचेज होगा डेबिट 20,000 और कैरेज होगा डेबिट 500. और उसके बाद कैश. कैश क्या है? कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज एसेट एंड इट इज रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब हम चीजें खरीदेंगे, कैरेज पे करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? सर्टेनली जाएगा, गोज आउट होगा. तो व्हेन इट गोज आउट तो आउट के साथ लगता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा. लेकिन आउट कितना होगा? आउट होगा एक तो ये 20,000 आउट हो जाएंगे और ये 500, तो इसका मतलब टोटल आउट हो जाएगा 20,500. So we have identified, so these 2 items will be debited and this one cash will be credited. So the aspects are only 2. These 2 items are debit and this one is credit. तो it will be recorded here like this. तो डेट में हम लिखेंगे पहली ट्रांजैक्शन है ये, तो हम लिखेंगे यहां परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, that is 20,000.
उसके बाद कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपया, और टू क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, और कैश हम क्रेडिट करेंगे 20,500 टोटल। तो ये भी 20,500 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 20,500, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट every debit has a corresponding credit and every debit has an equal corresponding credit, यानी हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। तो जैसे डेबिट यहां 20,500 है इस ट्रांजैक्शन में, और इसी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट भी 20,500 है, तो ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट इक्वल, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट इक्वल, then it is wrong, then the journal entry is not correct. So because you remember that every debit has the corresponding and the equal credit. तो हम यहां नरेशन लेंगे being goods purchased for rupees 20,000 and carriage paid rupees 500. So this is the narration of the journal entry. तो आपने याद रखा एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, यानी अलग से, यानी 500 हमने इसके साथ ऐड नहीं किया। जैसे हमने यहां कैश के साथ 500 ऐड किया, क्योंकि 20,000 भी कैश ही है और 500 भी कैश है, तो यहां से ये ऐड हो गया। लेकिन इस 500 को गुड्स परचेजेस में ऐड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से परचेज इज 20,500, नो, because the rule is that expense on purchase of goods is shown separately, इसको अलग से दिखाना है। आपको कहना है कि चीजों की जो कीमत है, जो आपने खरीदी है चीजें, वो 20,000 की है, और जो किराया लगा, आपको कैरेज लगा, वो 500 है। अलग से अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैरेज अकाउंट हमने यहां ओपन किया, तो अलग से रिकॉर्ड किया। तो दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब इन्हीं चीजों पर अगर आपको नफा आया, जो चीजें आपने खरीदी, अब इन चीजों को आपने बेचा, और इनके बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इसका रूल है इज नॉट शोन सेपरेटली, इसको अलग से नहीं दिखाना है। एक्सपेंस अगर चीज को खरीदने या बेचने पर हो रहा है, इसको अलग से दिखाना है। लेकिन इसी चीज के बेचने पर अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट और लॉस को आपको अलग से नहीं दिखाना है, इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो यहां एक एग्जांपल दिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। दैट इज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। चीजें जो है इनकी कीमत थी 10,000 में हमने खरीदी थी। अब इन चीजों को हमने 12,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना आया? 2,000। तो वही है ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो प्रॉफिट आया है 2,000 का। लेकिन रूल क्या कहता है? इज नॉट शोन सेपरेटली, इसको अलग से नहीं दिखाना है। तो कैसे दिखाना है? लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इस जर्नल एंट्री में क्या क्या है। पहले कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000। तो सोल्ड फॉर मीनिंग सेल्स। When we sell goods, then we call it sales. When we buy good, then we call it purchase. And when we sell goods, it's called sales. तो हम यहाँ लेंगे sales. तो sales कितनी हुई? 12,000 की। 12,000 में हमने बेचा है, 12,000 हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स हुआ है 12,000। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, चीजों की कीमत थी 10,000, हमने 12,000 में बेचा। तो गुड्स जो थे तो वो 10,000 के थे, हमने इनको 12,000 में बेचा, तो सेल्स हो गए 12,000। और 12,000 की चीजों को हमने किस में बेचा? कैश में बेचा। और कैश भी कितना आएगा? 12,000 आएगा। तो आप यहां सेल्स दिखाओगे, आप गुड्स यहां नहीं लिखोगे। गुड्स 10,000 प्लस प्रॉफिट 2,000, वो आप प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड करोगे, सेल्स को अलग से 10,000 दिखाओगे। नो, the rule is that if there is profit on sale of goods, you have not to separate profit from the sales. आपको प्रॉफिट को सेल से अलग नहीं करना है, बल्कि आपको लिखना है सेल्स 12,000। अब ऐसा क्यों हम करते हैं? देयर इज अ रीजन, बिकॉज दैट प्रॉफिट विल बी एसेटेंड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि जो प्रॉफिट हम यहाँ सेल्स के साथ ही ऐड करते हैं, हम कहते हैं हमें इनकम कमाई है 12,000, सेल्स की है 12,000, तो जो 2,000 इसमें प्रॉफिट है, दिस 2,000 विल बी एसेटेंड एट द एंड ऑफ द ईयर इन द फाइनल अकाउंट थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हम यहाँ अलग नहीं दिखाते।
हम हर सेल का प्रॉफिट अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम क्या रूल क्या है? रूल है कि अगर चीजों के बेचने पर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट को या उस लॉस को आपने सेल्स के साथ ही ऐड करना है, इसको अलग से नहीं दिखाना है। ये क्योंकि एक्सपेंस नहीं है, यहां एक्सपेंस था, हमने एक्सपेंस को परचेज के साथ ऐड नहीं किया, एक्सपेंस अलग से दिखाया। लेकिन अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को आपने सेल्स के साथ ही ऐड करना है, अलग से नहीं दिखाना है। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी हियर फॉर द सेकंड वन, बिकॉज आपने सेल्स की है, सेल्स इज कॉल्ड इनकम, ये इनकम बिजनेस की होती है, ये रेवेन्यू है इनकम बिजनेस का। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, इनकम विल बी क्रेडिट। और यहां पर कैश, कैश इज अगेन एसेट, इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया है कि गया है? कैश तो आया है, बिकॉज वी हैव सोल्ड गुड्स, तो कैश आएगा, सो इट कम्स इन, तो व्हेन इट कम्स इन इट विल बी डेबिटेड। So the entry will be simply, the entry will be cash account debit to sales account. Simple. कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, दैट विल बी 12,000। कैश आपने लिया है 12,000 2,000 के साथ, और सेल्स आप बराबर रिकॉर्ड करोगे 12,000। आप सेल्स नहीं लिखोगे 10,000, फिर प्रॉफिट को अलग से 2,000 नहीं लिखोगे। नो, इट इज नॉट द रूल। द रूल इज दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट शोन सेपरेटली, इसको अलग से नहीं दिखाया जाता। तो क्या किया जाता है? इसको सेल्स में ही ऐड किया जाता है या सेल्स से लेस किया जाता है। There is not only, there can be always profit, there can be sometimes loss. Maybe there is goods costing 10,000 sold for 8,000, तो उस वक्त आप यहां लिखोगे सेल्स 8,000, कैश 8,000। सिंपल, यहां पर लिखोगे आप कैश अकाउंट डेबिट 8,000 तो सेल्स अकाउंट डेबिट 8,000। तो जो लॉस होगा उस वक्त उसको भी आपने अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपको याद रखना है, इफ देयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, दैट प्रॉफिट और लॉस इज adjusted with the sales, is not recorded separately. But however, if there is expense on purchase of goods, लेकिन अगर चीजों के खरीदने पर खर्चा आप कर रहे हो, ऊपर से कोई खर्चा कर रहे हो, चाहे लोडिंग का, अनलोडिंग का, कैरेज का, तो उस कैरेज को, उस लोडिंग चार्जेस को, अनलोडिंग चार्ज को आपने अलग से दिखाना है। जैसे हमने यहां पर अलग से दिखाया, परचेज को अलग से दिखाया, कैरेज को अलग से दिखाया। लेकिन यहां पर प्रॉफिट को हमने अलग से नहीं दिखाया, हमने प्रॉफिट को यहां सेल्स के साथ ही ऐड किया। सो दिस इज द रूल, यू हैव टू रिमेंबर। तो नरेशम में हम लिखते हैं बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sold for rupees 20,000। 10,000 की चीजों को हमने 12,000 12,000 में बेच दिया। तो जो 2,000 इसका प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को हमने अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको याद रखना है दैट प्रॉफिट विल बी एसरटेन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फाइनल अकाउंट। तो आपको याद रखना है, वो हम फाइनल अकाउंट पे देखेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। नाउ द थर्ड आइटम इज, द थर्ड सिचुएशन रादर इज, दैट इज एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट। Initially it was expense on purchase of goods, now it is expense on purchase of asset, and you know that there is a difference between the goods and the asset। गुड्स जो होता है, दीज आर कॉल्ड मर्चेंडाइज। गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, जिनके साथ बिजनेस डील करता है, उनको गुड्स बोलते हैं। लेकिन इट इज एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट। अब एसेट क्या होता है? एसेट आर नॉट गुड्स, एसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस विच द बिजनेस बाइज टू यूज इट। एसेट जो होता है ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, और बिजनेस इस एसेट को यूज करने के लिए खरीदता है, बेचने के लिए नहीं खरीदता है। चाहे एसेट कितना भी कीमत में कितना भी कम हो, लेकिन अगर उस एसेट को आपने यूज किया है बिजनेस में फॉर लॉन्ग टर्म यूज और फॉर शॉर्ट टर्म यूज, दैट विल बी कॉल्ड एज एसेट। So there is a difference between goods and asset. So now there is again the difference between the treatment of expense on purchase of asset and expense on purchase of goods. Expense on purchase of goods यहाँ क्या कहता है? Are shown separately. लेकिन यहाँ आप देखो, it is reverse of it. Expense on purchase of assets are not shown separately. अलग से हमें रिकॉर्ड नहीं करना है।
यानी अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो और एसेट के खरीदने पर ऊपर से कोई और खर्चा लग रहा है एसेट पे, तो उस एक्सपेंस को आपने अलग से नहीं रिकॉर्ड करना है, बल्कि क्या करना है, आपने उस एक्सपेंस को एसेट की वैल्यू से ऐड करना है। लाइक हियर इज द एग्जांपल, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2,000। आपने मशीनरी खरीदी है 50,000 की, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 के लग गई। मशीन हमने खरीदी और उसके बाद मशीन को इंस्टॉल करने पर 2,000 रुपया लग गया। इट इज नॉट ओनली इंस्टॉलेशन, इट कैन बी ऑक्ट्राई, इट कैन बी लोडिंग, इट कैन बी अनलोडिंग, देयर कैन बी सो मेनी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट। तो एसेट का जो बेसिक कॉस्ट है वो है 50,000 रुपया, लेकिन उसके बाद इंस्टॉलेशन पे लग गया 2,000 रुपया। तो रूल क्या कहता है, 50,000 हमें पता है ये तो रिकॉर्ड करना ही है, लेकिन ये 2,000 का क्या रूल है, इस 2,000 का रूल है जो एक्सपेंस लग गया है एसेट की खरीदारी पर, इस 2,000 को आपने अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि आपने इस 2,000 को एसेट के वैल्यू के साथ ही ऐड करना है। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइजेशन चार्जेस या कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। जिन एक्सपेंसेस को एसेट के वैल्यू में ऐड किया जाता है उन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर हम लैंड खरीदते हैं और उसके बाद लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं और डॉक्यूमेंट चार्जेस जो लगते हैं वो लैंड के वैल्यू में ही ऐड किए जाते हैं। अगर हमने लैंड खरीदी है 1,00,000 की, डॉक्यूमेंट चार्जेस लगे 10,000, तो हम कहेंगे हमने लैंड खरीदी है 1,10,000 की। इसी तरह हम यहां भी कहेंगे अगर हमने मशीन खरीदी है 50,000 की, ऊपर से खर्चा लग गया 2,000 का, तो हम कहेंगे हमने मशीन खरीदी है 52,000 की। हम ये नहीं कहेंगे मशीन खरीदी है 50,000 की, ऊपर से 2,000 खर्चा लग गया, इसका मतलब आपको मशीन को अलग रिकॉर्ड करना है, इस 2,000 को अलग से रिकॉर्ड करना है। नो, दैट इज नॉट द रूल। द रूल इज दैट अगर किसी भी एसेट की खरीदारी पर उस एसेट के ऊपर से कुछ खर्चा लगता है तो उस खर्चे को एसेट के वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है। नॉट लाइक गुड्स, गुड्स में एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है लाइक दिस, लेकिन एसेट में एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि एसेट के वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है। और ऐसे एक्सपेंस को क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो let us try to identify from this transaction what are the different aspects। तो मशीनरी परचेज की है, तो यहां पर पहला आइटम जो होगा वो होगा मशीनरी। तो फर्स्ट वन इज मशीनरी। मशीनरी हमने खरीदी है 50,000 की, और ऊपर से लग गया इंस्टॉलेशन लग गया 2,000 का। तो मैंने आपको बोला कि इस 2,000 को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, यू ट्रीट इट एज द कॉस्ट ऑफ मशीन, दैट इज 52,000। तो पूरा जो है मशीनरी का प्लस इंस्टॉलेशन, इसका हम टोटल वैल्यू निकालेंगे एंड दैट इज 52,000, और इसको मशीनरी का वैल्यू ही माना जाएगा। और हमने कैसे खरीदा है, इट इज 50,000 2,000 दैट ऑल हैज बीन पेड इन कैश। सो बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड वेदर it is credit or cash, so we treat it as that we have purchased this all in cash, so the cash will be again 52,000। और मशीनरी और कैश दोनों एसेट्स है, दोनों हमारी प्रॉपर्टी है। ये इंस्टॉलेशन तो आपको कंसिडर ही नहीं करना है कि दैट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, अदरवाइज आप कहेंगे मशीनरी एसेट, इंस्टॉलेशन इज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड कैश इज रियल अकाउंट। बट द रूल इज दैट दिस इंस्टॉलेशन चार्जेस इज नॉट द सेपरेट आइटम, रादर इट इज टू बी एडेड विद द वैल्यू ऑफ द मशीन। सो वी वोंट से हियर इंस्टॉलेशन एंड मशीन, रादर वी विल कॉल इट मशीन ओनली। तो मशीन का वैल्यू है 52,000 और कैश हमने दिया है 52,000, और मशीन और कैश दोनों है रियल अकाउंट, दोनों एसेट है। और फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां मशीनरी कम्स इन है तो ये डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है ये गोज आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो द एंट्री हियर विल बी, द थर्ड एंट्री विल बी दैट विल मशीनरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरीज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा बराबर 52,000, नॉट सेपरेटली, नॉट लाइक दिस। यहाँ 20,000 अलग है, कैरेज अलग है, लेकिन यहाँ मशीन इकट्ठे आपको एक्सपेंस के साथ लिखना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, machinery account debit to cash account, that is 52,000 being machinery purchased for rupees 50,000
installation charges paid 2000. तो दिस इज द नरेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। तो आपने याद रखा कि ये तो आपने पहले ही डिस्कस किया है, परचेज ऑफ एसेट, वो तो जर्नल एंट्री हमने पहले ही पढ़ी है। यहाँ हियर द फोकस इज नॉट परचेज ऑफ एसेट, हियर द फोकस इज ऑन एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट। तो रूल ये है कि एक्सपेंसेस को अगर एसेट की खरीदारी पर मतलब किया गया है तो एक्स या बेचने पर, नॉट ओनली परचेज बट ऑन सेल एज वेल, अगर एक्सपेंस लगा है चीज के एसेट के बेचने पर तो उस एक्सपेंस को अगेन जो आप एसेट का वैल्यू बेचोगे तो उसको वहां से माइनस करोगे। यहां हम देखेंगे, वो हमने यहां देखेंगे। तो expense on purchase or sale of asset, or not only purchase but on the sale of asset is not recorded separate, इसको अलग से नहीं दिखाया जाता है। Now the last one is that is the profit or loss on sale of asset. Here was profit or loss on sale of goods, here is profit or loss on sale of asset, and it is again reverse. Profit or loss on sale of goods is not shown separately, but profit or loss on sale of asset are shown separately. अब एसेट को खरीदने एसेट को बेचने पर अगर कोई नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को उस लॉस को आपने अलग से दिखाना है। गुड्स के बेचने पर अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको अलग से नहीं दिखाना है, लेकिन एसेट के बेचने पर अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपने क्या करना है, आपने उसको अलग से दिखाना है। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। यहां मैंने एग्जाम्पल एक लिखी है आपके लिए। तो एग्जाम्पल है मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर ₹25,000। मशीनरी का वैल्यू था 30,000 रुपया। हमारी किताबों में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका वैल्यू था 30,000 रुपया, लेकिन इसी मशीन को हमने बेचा है सिर्फ 25,000 रुपये में, तो 5,000 का नुकसान हो गया। तो ये लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और रूल क्या है, आर शोन सेपरेटली, ये अलग से दिखाना है। तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन दिस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट वन इज मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू था 30,000 रुपया, मैं वैल्यू भी लिख रहा हूं। उसके बाद हमने इसको बेचा है तो कैश विल बी, इसको हमने बेचा है सिर्फ 25,000 रुपये में, तो कैश सिर्फ 25,000 रुपया आएगा। और इस पर क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल हो गया 5,000 रुपया। मैं यहां लॉस ऑन सेल लिख रहा हूं बिकॉज द रूल इज आर शोन सेपरेटली, इसको अलग से रिकॉर्ड करना है, तो मैं लिख रहा हूं लॉस ऑन सेल। तो पहले हम मशीनरी 30,000 रुपए की। अब मशीनरी इज रियल अकाउंट, इट इज एसेट, और एसेट की फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन को हम बेच रहे हैं तो इट गोज आउट, ये आउट हो रहा है, तो आउट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, मशीन विल गो आउट, मशीन विल बी क्रेडिट। उसके बाद क्या है, कैश। तो जब ये भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, ये भी एसेट है, तो कैश के लिए फॉर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जब हम मशीन बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश कम्स इन तो कैश आएगा, इट विल बी डेबिटेड। और ऊपर से नुकसान भी हो गया हमारा, कितना हो गया नुकसान, लॉस ऑन सेल हो गया, कितना 5,000 रुपया। और लॉस कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहां नॉमिनल अकाउंट है। और लॉस के लिए क्या फॉर्मूला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस। तो ये तो लॉस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये लॉस है, तो लॉस विल बी डेबिटेड। तो again we find out that in this transaction the cash and loss on asset will be debited and the machinery will be credited. So we came to know that this loss on sale of asset is to be recorded separately, ये अलग से रिकॉर्ड करना है, this and this is the way of recording it. हमने यहां मशीन के वैल्यू से 5,000 को माइनस नहीं किया, हमने यहां नहीं लिखा मशीन 25,000 और कैश 25,000, नहीं, हमने मशीन का वैल्यू यहां बराबर लिखा 30,000 रुपया। और फिर मशीन ये जो लॉस हुआ है तो इस लॉस को हमने अलग से फिर रिकॉर्ड भी किया, नॉट लाइक गुड्स, नॉट लाइक हियर। सेल ऑफ गुड्स पे हमने जो चीजों की कीमत थी 10,000 रुपया, हमने उसको 12,000 में बेचा, हमने यहां पर 2,000 को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने यहां अलग रिकॉर्ड नहीं किया गुड्स में, लेकिन एसेट में हमने इसको अलग से रिकॉर्ड करना है। सो द एंट्री विल बी, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट। Here cash account debit, cash is debited, cash account debit will be only 25,000. Then loss on sale account debit 5,000.
to machinery account, क्योंकि machinery account will be credited complete 30,000, क्योंकि कोई अगर हम मशीनरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट करेंगे 25,000 ओनली, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, ये 5,000 हम नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब 5,000 की मशीनरी अभी भी हमारे पास है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। हमारे पास जो 30,000 की मशीनरी थी, पूरी 30,000 की मशीनरी को हमने बेचा, तो पूरी 30,000 विल बी क्रेडिटेड, और इस 30,000 में 25,000 हमने नकद में लिया और 5,000 हमारा लॉस हो गया। तो हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग machinery costing rupees 30,000 sold for rupees 25,000. It is not only loss, there can be sometimes profit as well. Maybe sometimes it may be written machinery costing 30,000 sold for 35,000. Again the same treatment, only difference will be here loss is debited, but that time there is profit and profit will be credited, that time profit will be credited. So for example if machinery costing 30,000 sold for 35,000, तो यहां आप लिखोगे machinery 30,000 sold for 35,000, तो कैश लिखोगे आप 35,000, machinery 35,000 cash, machinery 30,000 cash 35,000, or profit here will be 5,000. So the entry here will be cash account debit 35,000 to machinery account 30,000, and to profit on sale of machine 5,000. So profit will be that type credit, because the formula is credit all incomes and gains. तो profit उस वक्त credit हो जाएगा. So you can make that entry. That is not difficult at all. You can make different entries. You can try different entries in different situations yourself. The concept is this. You have to remember that if there is expense on purchase of goods, it is shown or recorded separately. However, if there is profit or loss on sale of goods, it is not recorded separately. But reverse is the case in case of assets, that is expense on purchase of asset is not recorded separately. However, if there is profit or loss on sale of asset, that is to be recorded separately, and that I have shown you in these examples. So I think this is not the final of journal. There can be many more lectures on this journal as well. This cannot be final. I can't say I have shown you everything of the journal, but I have tried to make you understand the very important the aspect, the very important point is the very important the highlighting पॉइंट्स ऑफ द जर्नल, जो बहुत ही जरूरी है, जो आपको मतलब पूरा जर्नल समझने में मदद करेंगे। तो पूरा जर्नल तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरा जर्नल हमने डिस्कस किया, पूरा जर्नल आपको समझने के लिए दैट विल टेक टाइम, दैट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ एज वेल। तो दीज आर द what I discussed till this is the 9th lecture, and in these 9 lectures I have tried to discuss every aspect of journal. So there can be many more journal entries that you can try yourself, but if there is any journal entry, if there is any transaction which you are not able to understand, that you can write to me, that you can let me know. I will try to help you. I will try my every level best to help you out, to make you understand the solution of that problem if you have any. But for that purpose you need to watch all the lectures which I have delivered on this particular topic, that is a journal. तो पहले से आपको वो देखना पड़ेगा, तो तभी जाकर आपको जर्नल का पूरा ये टॉपिक समझ आएगा. So this was all about journal from my side, and we'll be meeting with some other topics of the accounting. Most probably that next topic will be ledger, and that ledger topic will be discussed in my next lecture. And till next lecture, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take very good care of yourself.